हमारे साथ नवीन दुबे जी भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से बांग्लादेश की परिस्थितियां लगातार बनी हुई हैं, तो बांग्लादेश की परिस्थितियों को देखते हुए क्या भारत के लिहाज से कुछ इसमें समझा जा सकता है? क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां भी ये सलाह देने लगी कि भाई भारत में भी इस तरह की परिस्थितियां हैं, तानाशाह हो जाना ठीक नहीं है। तो क्या बांग्लादेश का फैक्टर इंडिया के अंदर काम करता है? ये दो तीन चीजें हैं बड़ी स्पष्ट है। भारत का लोकतंत्र, बांग्लादेश का लोकतंत्र, पाकिस्तान का लोकतंत्र बहुत अलग अलग चीजें। भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरीके की चीजें पाकिस्तान में घटित हुई हैं, बांग्लादेश में हुई हैं, वैसा कभी भारत के अंदर नहीं हुआ, होगा भी नहीं। ये मैं आपको बता दूं, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि वहां पर सेना एक कमांडर के रूप में काम करती है। राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है उसके पैरेलल आ जाती है। ये हमने देखा, पाकिस्तान में कई बार सत्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में भी ऐसा पहले भी हुआ है। तो ये चीज है। देखिए, इसकी बुनियाद में आप जाएंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि ये 2 साल पहले से आंदोलन चल रहा था वहां पर कि हसीना हटाओ, शेख हसीना को हटाने का आंदोलन। और उसका जो नेतृत्व करने वाला लड़का था, वो ज्यादा उम्र नहीं है उसकी, 26 साल का युवा है वो, नाहिद इस्लाम ने ये आंदोलन चलाया। उसके बाद वहां का जो कोर्ट ने फैसला दिया आरक्षण के ऊपर, उससे इसको हवा मिल गई। उधर अमेरिका ने एक और बल दे दिया। अमेरिका ने ये कह दिया कि वहां जो चुनाव प्रणाली है, चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, इस तरीके की चीजें घटित हो रही हैं। अच्छा, दूसरी गलती शेख हसीना ने ये करी कि आपने विपक्षी नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया और विरोध आपका हुआ चुनाव में, आपने एक तरफा चुनाव जीती। इस तरीके की चीजें हो, लोगों ने बहिष्कार किया था विपक्षी दलों ने वहां चुनाव का। ये चीजें घटी। अब दूसरी एक और चीज आती है जो अभी वर्तमान में उभर के आई है कल के घटनाक्रम से। शेख हसीना को इस विश्व के अंदर 58 मुल्क इस्लामिक देश है, किसी 58 इस्लामिक देश में एक देश उनको ऐसा नहीं लगा जो उनके नजरिए से सुरक्षित उनको रख सके या शरण दे सके या कुछ समय के लिए अस्थायी शरण दे सके। सबसे नजदीकी और सबसे महफूज अगर कोई देश दिखाई दिया तो वो भारत दिखाई दिया। जबकि भारत के अंदर बांग्लादेशियों की भी ठीक ठाक तादाद है, वो रहते हैं, छात्र के रूप में रहते हैं, काम करते हैं, हमारे व्यापारिक संबंध उनके देश के साथ है। 14,000 भारतीय अभी भी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, ये स्थिति है। दूसरी चीज, 4,096 किलोमीटर की बड़ी सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है। हमारे तमाम राज्य सबसे ज्यादा बांग्लादेश से ही लगती है। ज्यादा बड़ी सीमा, सबसे बड़ी सीमा हमारी बांग्लादेश से है। और इसके अलावा मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, भारत के अंदर चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे टीएमसी की ममता बनर्जी हो या कोई भी पार्टी के नेता हो, सबने वहां अच्छे तरीके से सरकार के साथ खड़े होने का वादा किया। ममता बनर्जी का बयान आ गया कि इसमें केंद्र सरकार जो फैसला लेगी हम उसके बाद खड़े हैं। तो ये बहुत अच्छी खूबसूरत चीज भारत के लोकतंत्र में देखने को मिलती है जो कहीं अन्य देशों के लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलती है। पहली चीज आती है। दूसरी चीज आती है, देखिए ऐसा है, जिस तरीके से कट्टरपंथी ताकतें वहां प्रबल हुई और वो कट्टरपंथी चाहे बीएनपी पार्टी के रूप में हो या जमात इस्लामी हो, इन लोगों ने एक अपना फील्डिंग लगाई और काम करते रहे तो कहीं ना कहीं ये फेल्योर रहा शेख हसीना को। और इसके अलावा सेना के अंदर आप देखिए तो जो उनके नीचे जो मेन कमांडर थे वो अभी 6 महीने पहले उनको चार्ज दिया गया, उनको लेके आई शेख हसीना। लेकिन आपने नीचे के 4 कमांडर नहीं बदले तो अंदर इंटरनली आपके खिलाफ गुटबाजी शुरू हो गई वहां पर। आप एक चीज देखिएगा कि अगर कमांडर इन चीफ वहां पर शेख हसीना के फेवर के नहीं होते तो हो सकता था उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता, उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, उनको 40 मिनट का समय मिला और उनसे कहा गया कि अब आप देश छोड़ के निकल जाइए, और वो सिर्फ निकल भी आए। दूसरी चीज आती है कि जो ब्रिटेन के अंदर उनकी बेटी लेबर पार्टी की सांसद है और आज की तारीख में ब्रिटेन अभी इस स्थिति में अपने आप को नहीं महसूस कर रहा है कि वो शेख हसीना को अपने यहाँ बुला ले और शेल्टर दे दे, इस तरीके की चीजें हो जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2 देश दिखाई दे रहे हैं, या तो ब्रिटेन जाएंगी वो या दुबई जा सकती है। टेम्परेरी तौर पर अस्थायी शरण उनके पास भारत में है और मुझे लगता है भी 2-4 दिन वो हो सकता है भारत में रुके। अभी आपने जिस तरीके से देखा न्यूयॉर्क के अंदर वहां पर बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे वहां बांग्लादेशी, इस तरीके की स्थितियां हो सकता है ब्रिटेन में भी डेवलप हो, अन्य देशों में भी डेवलप हो कहीं ना कहीं। तो उस सब नजरिए से भारत में जिस तरीके की व्यवस्था है
और भारत में जिस तरीके का प्रशासन है, इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी आर्मी है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उसका भी एक अपना कद है। लेकिन मैं इसके बीच में एक जरूर अपील करूंगा आलोक जी भारत सरकार से कि देखिए 14,000 के आसपास तो भारत के नागरिक जो वहां फंसे हुए हैं इस समय बांग्लादेश में। दूसरे नंबर पे है जो वहां हिंदू लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक के हिंदू, वहां पर हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, पारसी रहते हैं और भी समाज के लोग रहते हैं। उसके अलावा वहां मुस्लिम समाज के भी जो सेकुलर किस्म के लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, वो भी रहते हैं। भारत सरकार को चाहिए कि वहां इस समय जो भी कमांडर इन चीफ है सेना के, उनको एक सीधा मैसेज दे कि भाई देखिए ऐसा है, मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए जिस तरीके की घटना हुआ, होटल में आग लगा दी गई, 24-25 लोग जिंदा जल गए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और यदि आप इस वक्त करने में फेल हो रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे तो आप हमें बताइए कि हम आगे कंट्रोल करें। अपना बड़ा हाथ दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि हम तुमसे बड़े हैं, मजबूत हैं, हम कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। आप अगर नहीं कर पा रहे तो हमें बताइए। लेकिन वहां मानवीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। जिस तरीके की अराजकता हो रही है, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, वो चीज स्वीकार नहीं की जा सकती। ठीक है, तो जिस तरह से तमाम बातें यहाँ पर सामने आई, अजय जी आपको क्या लगता है कि जिस बात का जिक्र अभी यहाँ पर किया गया, नवीन जी का ये कहना है कि विपक्ष की जो भूमिका इस वक्त भारत में होनी चाहिए थी, बांग्लादेश की परिस्थितियों से वहाँ की सरकार निपटेगी, वहाँ की सेना निपटेगी, लेकिन जो भारत की परिस्थितियाँ थी, ये लगातार अंदाजा पहले लगाया जा रहा था कि जो विपक्ष के नेता हैं वो सरकार पर और ज़्यादा हमलावर हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के फैसले के साथ रहेंगे, हम केंद्र सरकार का इसमें पूरा सहयोग करेंगे, क्या ये वास्तव में एक स्वस्थ लोकतंत्र को दर्शाता है और ये बताता है कि भारत का लोकतंत्र वास्तव में तमाम मजबूत नेताओं से ही परिपोषित हुआ है? ठीक है, भारत का लोकतंत्र बहुत अच्छा है। हम लोग नीतिगत मामलों में विरोध करते हैं या अपने वर्चस्व के लिए, राजनीतिक प्रभाव के लिए आपस में जो है प्रतिस्पर्धा रखते हैं, और डेमोक्रेसी के अंदर जो है सरकारें बनती और बिगड़ती रहती हैं, होता रहता है। लेकिन इस वक्त जो है सबसे बड़ा जो मसला है वो देश के लिए भी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि जिस तरीके से खालिदा जिया की तस्वीरें हमारे सामने आई और वो आजाद होती हैं और वो सेना के बीच में खड़ी हुई दिखाई देती हैं या उसके पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है, तो हमें पाकिस्तान का हमें एक तरीके से परिदृश्य जहन में उभरता है कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, सेना वहां पे दिखाई देती है, उसके पीछे वहां के नेता दिखाई देते हैं। तो मेरी जो चिंता है वो यही है कि जो मैंने एक व्यापारिक दृष्टिकोण रखा और जो तीस्ता परियोजना को लेकर जो दृष्टिकोण रखा मैंने, जो और पिछले महीने जिस तरह से चाइना गई थी शेख हसीना और वहां उनकी जो मुलाकातें रही और वो शी जिनपिंग के साथ में भी उनकी एक हेल्दी मीटिंग्स नहीं हो पाई, वो समय से पहले ही बांग्लादेश लौट आई और आते उन्होंने जिस तरह से कहा, मतलब 1 महीना भी पूरा नहीं हो पाया और तख्ता पलट हो गया। तो आखिरकार इसके अंदर जो हमें विदेशी एंगल पे ज्यादा डिस्कस करना चाहिए कि भारत को अब किस तरीके से स्टेप लेना है, और वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बीएनपी पार्टी और जमात इस्लामी जो है एक तरीके से चाइना को ज्यादा समर्थन देता है, चाइना के फेवर में है, और शेख हसीना जो है भारत के समर्थन में थी, और फिर जिस तरीके से पिछले 15 साल से उनके संबंध रहे भारत के साथ में, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ये भारत के लिए चिंता की बात है। अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करना एक सेकेंडरी इशू है। फिलहाल यहाँ पर यह है कि भारत जो है किस तरीके से आने वाले समय में अपने नागरिकों की सुरक्षा कर पाएगा। यदि स्थितियां बिगड़ती हैं, घुसपैठ बढ़ती है या अलग तरह की स्थितियां होती हैं, तो वो रहेगा। अभी अंतरिम जो सरकार बनेगी उसको लेकर भारत क्या सोचता है या बिल्कुल उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल अजय जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार अमित जी भी यहां पर जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। जिस तरह से बांग्लादेश की परिस्थितियां लगातार पूरा विश्व देख रहा है, आपसे हम एक बार समझना चाहेंगे कि आखिर पृष्ठभूमि क्या रही और आगे आपको क्या कुछ नजर आता है? क्या वास्तव में लोकतंत्र बहाल होगा या इसी तरह की परिस्थितियां बांग्लादेश में रहेंगी? देखिए आलोक, जिस तरीके से बांग्लादेश में परिस्थितियां हुई उस तरह से पीछे पाकिस्तान में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, और आप देखेंगे अफगानिस्तान में भी हुआ, तख्तापलट इस्लामिक कंट्रियों में ज्यादा हुआ। यहाँ इसका मूल कारण क्या है कि आंदोलन जो है जब इसका रूप ले ले, एक छोटा सा आंदोलन बड़ा रूप ले ले, ये समझ में नहीं आया शेख हसीना को। शायद वहाँ की जनता की नाराजगी उनसे पहले ज्यादा थी।
चुनाव के समय में उन पर धांधली के आरोप लगे, जब उन्होंने चौथी बार वहां प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब भी लोगों में नाराजगी थी कि कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है। और आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से उठाया, इसमें सबसे अहम जो है वो स्टूडेंट लीडर जो है नाहिद इस्लाम था, जिसकी वजह से बांग्लादेश में ये तख्ता पलट हुआ। और उनका ये इस्लाम का वो था, नाहिद इस्लाम का ये मामला था कि आरक्षण जो बांग्लादेश में चल रहा था और उसके खिलाफ लगातार उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लिया कि तख्ता पलट की स्थिति आ गई। ये शेख हसीना ने कभी इसको आकलन नहीं कर पाई। इसके अलावा मैं ये भी बताऊं आलोक कि वहां पे जब भी देखिए क्या होता है, सेना जब बहाल हो कर लेती है और सेना का इस वक्त वहां पे वर्चस्व हो गया और मात्र 45 मिनट का समय दिया गया शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए, क्योंकि सेना ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं नागरिकों पे गोली नहीं चलाऊंगा और उनको रोक नहीं सकता हूं। परसों जब चटगांव से वो चले थे तो ढाका की तरफ जब कूच किए थे, तो तभी सेना को ये पता था कि हालात बेकाबू हो जाएंगे। और बांग्लादेश जिस तरीके से वहां पे जो बांग्लादेश मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी गई और लगातार ये देखने को मिला है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से लोग प्रधानमंत्री के घर में घुस करके और ये देखने की कोशिश किया वहां के स्टूडेंटों ने कि जो शेख हसीना बांग्लादेश को कहती थी कि आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां कितने मजे से लोग रह रहे हैं। देखिएगा कल जिस तरीके से वहां पे लूटपाट हुई प्रधानमंत्री आवास में, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि बांग्लादेश की स्थिति अभी काबू होने में, आंदोलन को काबू करने में बहुत समय लगेगा। और जिस तरीके से तोड़ फोड़ हुई है और शेख हसीना की पार्टी के मंत्रियों के घर को भी, इवन आपको मैं बताऊं कि जो पूर्व कप्तान थे मुस्तफा मुर्जा, उनके घर को भी लोगों ने आग के हवाले कर दिया। तो जनता में काफी रोष है और जनता में जब एक बार रोष व्याप्त हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना, सरकार का लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार के लिए चुनौती बन जाता है। भारत के लिए भी ये चुनौती है, क्योंकि शेख हसीना का सॉफ्ट कॉर्नर हिंदुत्व भी रहा है और जिस तरह से हिंदुओं के मंदिर आइस्कॉन टेम्पल को भी तोड़ा गया वहां पे और हिंदुओं पे लगातार हमला कर रहे हैं वहां के लोग, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो खालिद जिया की रिहाई का भी ऑर्डर हो गया और तो उसको रिहा भी किया गया। तो इसमें सब मिला करके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आईएसआई का हाथ भी लग रहा है। हालांकि अब से थोड़े दिन पहले ही एक मीटिंग के दौरान शेख हसीना ने व्हाइट मैन का जिक्र किया था। जब उन्होंने व्हाइट मैन का जिक्र किया था तो कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर भी संदेह जाता है। जिस तरीके से शेख हसीना के बेटा जो है वो लगातार ये बोल रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। और पीछे जब मीटिंग शेख हसीना ने तो उन्होंने व्हाइट मैन का जिक्र किया था कि व्हाइट मैन का ऑफर मैंने ठुकराया है। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए भारत को भी कहीं चिंता करने का विषय है, क्योंकि जो सेना की सरकार होगी, सेना अभी तो है और लोकतंत्र बहाल होने में काफी समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो आंदोलन को शांत करना सेना के लिए चुनौती है, फिर अंतरिम सरकार का गठन कराना उसके लिए चुनौती है। हालांकि सेना अपना पूरा प्रयास कर रही है, जिस तरह से विपक्षी नेताओं को, आंदोलनकारियों से, समबुद्धिजीवियों से वहां बैठक पे बैठक कर रही है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि सेना अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि कैसे शांति बहाल की जा सके। लेकिन वहां पे देखने वाली बात यह है कि प्रदर्शनकारी इतने उग्र हैं कि वो किसी भी स्थिति में आवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है, न तो उसको, न उसके किसी सदस्य को, न कोई उसके सांसद को, मंत्री को वो वहां देखना चाहते हैं। दूसरा मैं आलोक आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो अगर बीएनपी की सरकार वहां आती है, जो खालिद जिया की पार्टी है, तो वो शुरू से कट्टरपंथियों की पार्टी मानी जाती है। ऐसे में भारत के लिए बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। और आपने देखा होगा कि लगातार कल से देश की भारत सरकार भी उस पर निगाह बनाए हुए है। आज विदेश मंत्री जी ने पार्लियामेंट में भी बोला। और शेख हसीना भारत में ही इस समय हिंडन के एयरबेस में सेफ हाउस में है। तो कहीं ना कहीं भारत का सॉफ्ट कॉर्नर शेख हसीना पर, कट्टरपंथी की जब सरकार आएगी और इस्लामिक कट्टरपंथी की सरकार आने से घुसपैठी होगी तो आतंकवादी खतरे बांग्लादेश के रास्ते भारत को महसूस हो सकते हैं। और दूसरी बात ये भी जानने वाली है कि चाइना की सपोर्टर है बीएनपी पार्टी, तो चाइना का कहीं ना कहीं फंडिंग है बीएनपी पार्टी में। तो बीएनपी पार्टी अगर सत्ता में आती है
तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। मेघालय बॉर्डर पे भी लगातार सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इधर बीएसएफ के डीजी भी लगातार बॉर्डर एरिया की निगरानी कर रहे हैं, दौरा भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से वहाँ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इससे इस्कॉन टेम्पल तोड़ा गया, हिंदुओं पे हमला हो रहा है। कल ये अपना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी उस पर एक्शन लेने के लिए सोचे। हमारा तो यही मानना है। और किस तरह से शांति बहाल हो, लोकतंत्र तो अभी फिलहाल वहाँ बहाल होते दिख नहीं रहा है। जी हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरा अपडेट इसमें देने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर आने वाले दिनों में बांग्लादेश की तस्वीरें क्या कुछ कह सकती हैं। और निश्चित तौर पर जब सरकार जनता की कुछ मांगों को नजरअंदाज करने लगे और जब अपना विश्वास खो दे तो इसी तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं। इसलिए भारत के भी लोकतंत्र के तमाम पहरेदारों को इस बात का भान होना चाहिए कि आपस में राजनीति टीका टिप्पणी के पीछे कहीं कुछ ऐसा ना हो कि जनता का विश्वास लोकतंत्र से उठ जाए, क्योंकि जिस दिन यह विश्वास उठता है तो उस दिन बांग्लादेश की जैसी तस्वीरें सामने आती हैं। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।